हर 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और यही वो मौका होता है जब आवाम सरकार से हिसाब मांगती है उसके 5 साल के कामकाज का, कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया और कितने वो अपने वादों पर खरी उतरी है। लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान लीडरान अपना वादा भूलकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के आम इंतखाबात में भी माहौल कुछ इसी तरह का बन चुका है। जो वादे कर 2014 में मोदी हुकूमत आई थी, उसने क्या काम किए क्या नहीं किए, इस पर बात नहीं हो रही है, बल्कि बात दूसरे इश्यूज पर की जा रही है जो शायद आवाम से उतने जुड़े हुए हैं ही नहीं या आवाम का उससे सरोकार ही नहीं है। उस पर बात करने के लिए 4 खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही निकत अब्बास बीजेपी की लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। अनिमा सोनकर पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं और इसी के साथ ही मेरे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक और खास मेहमान मेरे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। निखत, शुरुआत में आपसे करूंगी। हमने अमूमन ये देखा है कि जब लोकसभा इंतखाबात आते हैं, लोकसभा इलेक्शन जब आते हैं, तो जोर इस बात पर होता है, अवाम जनता ये सवाल पूछती है सरकार से कि भाई आपने 5 साल पहले जिन वादों इरादों के साथ आप आए थे उनमें से आपने कितने पूरे किए, कितने अधूरे रह गए। अगले 5 साल जो आप हमारा वोट मांगने जा रहे हैं आप क्या करेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें तो डिस्कस ही नहीं हो रही हैं। बात ये हो रही है कि कौन ज्यादा पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। अमित शाह ने कहा कि पीएम आप ऐसा चुने जो पाकिस्तान को जवाब दे सके। तो क्या अब सिर्फ इसी बिना पर इलेक्शन होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाब दे सकता है ऐसे ही पीएम, लेकिन हम इस बात को भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है, जो पिछली सरकारों ने नहीं करा। क्या गरीबी से, बेरोजगारी से, किसानों के मुद्दे से, एजुकेशन से सबसे जरूरी है? बुशरा जी, मैं वही बता रही हूँ। आप 2 मिनट का मुझे समय दे तो मैं बता पाऊंगी। आज हिंदुस्तान 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना है, 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल बना है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है। 10% आरक्षण हमारी जनता को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दिया गया है। आपने किसानों की बात करी, जो यूपीए की सरकार नीम कोटेड यूरिया आज तक नहीं ला पाई, जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, वो हमारी सरकार लाई है। कृषि सिंचाई योजना लेकर आई है, बीमा योजना, इतने लोगों के अकाउंट, जो जनधन योजना के तहत इतने लोगों के गरीबों के अकाउंट, ये तो बहुत अच्छी बात है निखत, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप फिर ये बताइए कि आपने इतना काम किया है, आपके पास इतना कुछ बताने को है, तो आपकी रैलियों से मुद्दे गायब क्यों हैं? क्योंकि आप देखिए विपक्ष किस पर कटाक्ष कर रहे हैं। विपक्ष तो आकर वहां पर पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमें मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी ना। जब आप हर चीज पर नेहरू जी को लेकर आते हैं तब आप ये क्यों नहीं सोचते? आप देखिए, आप ये क्यों नहीं सोचते? हर चीज के लिए जिम्मेदार नेहरू को बता देते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो कश्मीर की दिक्कतें हैं और आतंकवादी की दिक्कतें हैं वो 2014 से शुरू हुई है। आप बताइए बुशरा जी, क्या वो 2014 से शुरू हुई है? ये तो 70 साल पुरानी है। क्यों शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग? क्यों शुरू हुई? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को लालच था, आप उसका हिसाब नहीं देंगे। नहीं, आप उसका हिसाब नहीं देंगे इन 5 सालों में क्या हुआ है। मैंने आप इसका हिसाब नहीं देंगे तो पुलवामा हुआ क्यों? पुलवामा हुआ क्यों, इसका हिसाब नहीं देंगे आप? जब यूपीए की सरकार थी तो आप अगर आप सर्वे पे जाएंगे तो पर ईयर 5 ब्लास्ट होते थे, वो एवरेज था। हमारी सरकार में अगर आप सर्वे पे देखेंगे तो हिंदुस्तान की किसी मेजर स्टेट में, आप मुझे बता दीजिए इतने बड़ी तादाद में विस्फोटक वहां पहुंचा कैसे? ये क्या फेलियर नहीं है? नहीं, मैं मानती हूँ भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं एसओपी गलत हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है और उस पर हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, पर कम से कम हम उन नेता में से तो नहीं है। किसको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं आप? किसको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? संजय निरुपम जैसे लोग पुलवामा के हमले को कहते थे, हमने तो खुद कराया और झूठा करार कर देते हैं और वही कर रही हैं। देखिए, आप हुकूमत में कौन है निकत? हुकूमत में कौन है? आप है? नहीं, हम ठीक है, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा। हाँ, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 5 साल में आपने क्या किया। आप देखिए बुशरा जी, इन लोगों के पास, विपक्ष के पास मुद्दे क्या है? इनके पास मुद्दे हैं, अडवाणी जी को टिकट नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को टिकट नहीं दिया। अरे भैया, तुम बात वो करो ना जो काम हमने करा है। तुम्हारे पास आज कोई मुद्दा ही नहीं। आप एक मुद्दा इनसे बोल दीजिए, उठा ले विकास के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा पार्टी जब मोदी सरकार को लेकर आई है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास कर रहे हैं। मैंने आपको इतने काम गिनवाए, और आप मुझे बताइए, लेकिन फिर भी विकास आपकी रैलियों से गायब है। आप ही के सबसे बड़े स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं इस बार का इलेक्शन आतंकवाद वर्सेस राष्ट्रवाद होगा।
जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन चुनाव, ये जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो विकास पे लड़ा जाएगा, ये तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। बुशरा जी, हम भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान का मुद्दा भी कितना बड़ा है, जिनका मनोबल बढ़ाने वाले कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। बात तो सच है ना। आप बताइए विकास के, मैं वही तो कह रही हूँ, आज कांग्रेस के लीडर आपके साथ बैठे, आप इनसे एक मुद्दा पूछे जो विकास के खिलाफ है, तब मैं जवाब दूंगी। मैं तो आपको बताती आ रही हूँ, गिनवाती आ रही हूँ काम, और होते रहेंगे सरकार में। विजय जी मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। मैं दो और मेहमानों को शामिल करूं उससे पहले, विजय जी आपके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, सब कुछ जो किया धरा है वो नेहरू जी का है, आप जवाब क्यों नहीं दे देते हैं फिर? मैं ये कहता हूँ इन्हें सत्ता में आने की जरूरत क्या थी? अगर ये कहते हैं कि हमने गलतियां की थी और ये उन्हें सुधार नहीं सकते, तो मोदी जी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जुमलेबाजी से इस देश को ज्यादा समय नहीं बहकाया जा सकता। देखिए, मुद्दा ये है कि आप जिन मुद्दों पर सत्ता में आए, क्या आपने उन मुद्दों को पूरा किया? क्या आपने 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात कही थी हर साल, उसे पूरा किया? क्या आपने जो दूसरे धारा 370 हटाने की बात कही थी, क्या आपने उसे हटाया? क्या आपने राम मंदिर के मुद्दे पर जो राजनीति करते रहे हैं, क्या उसे पूरा किया? दिक्कत यह है कि जब जनता मांगती है रोटी रोजगार, तो कभी तो कहते हैं राम मंदिर। आप भी तो विजय जी उन्हीं के ट्रैप में ही फंस रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर आप लौट कर आए हैं, आप बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप जनता के मुद्दे आप कितने उठा रहे हैं? आप भी पाकिस्तान को लेकर, पुलवामा को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, जातियात को लेकर, आप भी तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमला कर रहे हैं। बार बार आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो इन्हीं एक तरह से जो बीजेपी एक जाल बिछाती है उसी में फंसकर आप जवाब देते हैं। आप कौन से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश में, इन्होंने बना रखा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पर तो खरा उतर नहीं पाए। मैं कहता हूं कि एक नक्शा मंगाइए और पाकिस्तान का उसमें से नामो निशान मिटा दीजिए, तो क्या इसे देश की समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि फिर आपके सामने अफगानिस्तान खड़ा है, फिर चीन खड़ा है। मुख्य बात यह है कि जो आंतरिक आतंकवाद है इस देश में, जो देशद्रोही लोग हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। देश को पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है, लेकिन राजनीति क्या हो रही है? आप मुझे बताइए। देखिए, राजनीति क्या हो रही है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। आप मुझे बताइए, आप सत्ता में आए, आप अगर इख्तिदार में आए, आप अगर सत्ता में आए, तो आप क्या करेंगे? आप ये तो कोई एक रोड मैप, आप ये तो कोई जनता के पास लेकर आप जा नहीं रहे कि देखिए बीजेपी 2 करोड़ नौकरियां आपको नहीं दे पाई, हम इस तरह से आपको देंगे। देखिए, उन्होंने स्मार्ट सिटीज का वादा किया था, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको जरूर देंगे। देखिए, पाकिस्तान पे उन्होंने उस तरह से तो हमला नहीं किया, लेकिन हम करेंगे। कश्मीर के मसले को उन्होंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम करेंगे। आप कोई तो रोड मैप लेकर आइए, आप सिर्फ जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी ने जो मिनिमम आय गारंटी योजना की घोषणा की है, उससे भाजपा सरकार हिली हुई है। जब पहले शुरुआत में इसकी एक बेसिक घोषणा की थी, तो इन्होंने हजारों किसानों के अकाउंटों में 2-2 हजार रुपए डलवा दिए डर कर कि भाई ताकि जो है कांग्रेस जो अपनी योजना ला रही है उस पर रोक लगा दे या कुछ और कर दे। लेकिन कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ इस पर पूरा विचार करने के बाद में ये घोषणा की है कि देश के जो 5 करोड़ परिवार हैं उनको इस मिनिमम आय योजना का लाभ मिलेगा और 72,000 रुपए प्रत्येक वर्ष महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे। परिवार की जो महिला, चलिए इसकी अगर तारीफ की भी जाए तो ये तो बताया जाए कि पैसे आएंगे कहां से, पैसे कहां से लाए जाएंगे, ये तो बताया जाए कम से कम। हमारे वो खोलेंगे ये लोग। अब एक काम कीजिए ना, आप काला धन लाकर 15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में डालने की बात करते थे। कितना काला धन आप ले आए, कितना काला धन आप ले आए, कितने लाख रुपए पब्लिक को दे दिए? गया था और फिर उसके बाद आपने किया नोटबंदी घोटाला। देखिए, आपके बीच में बोला क्या मैं, आप सुनिए, नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कारण कि जब नोटबंदी करने के लिए रघुराम राजन जी से बात की गई सरकार द्वारा, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि काले धन को देश के अंदर लोग जमीनों के माध्यम से रखते हैं, सोने गोल्ड के माध्यम से रखते हैं, इसलिए नोटबंदी करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये आरटीआई से खुद सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, देश का नुकसान करने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी को लागू किया। 6 लाख करोड़ का देश का नुकसान रहा, बहुत बड़ा। सुनिए, का काला धन क्या हुआ, क्या हुआ, टाइम नहीं मिला। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, दिक्कत आई है, फिर से यही हो रहा है। देखिए, कोई जाति हमला नहीं, आई एम सॉरी, कोई जाति हमला मत करिए। आप इश्यूज पर बात करिए, मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ। देखिए, आर्थिक मामलों का जानकार, आरबीआई के गवर्नर से बेहतर
कोई नहीं जानता, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया, वो अपने गवर्नर ही छोड़ गए। उसके बाद में दूसरे गवर्नर लाए गए, उर्जित पटेल जी, फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि जो रिजर्व बैंक के पास सरप्लस फंड है उसे आप रिलीज कीजिए, सरकार जहां कहना चाहे, गलत करे सही, जब कि उसको हाथ तक नहीं लगाया जाता। उन्होंने कहा कि भी ये देश हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने उन पर दबाव बनाया, वो भी छोड़कर चले गए। तो कहने का अर्थ है कि आर्थिक नीतियां देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से तय कर रहे हैं उससे देश का बंटाधार हो चुका है। और आज ये क्यों मिनिमम आय गारंटी योजना का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मालूम है कि इन्होंने देश को जिस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, भाजपा उसे पूरा नहीं कर सकती। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं विजय जी कि बीजेपी तो 5 साल से आई है, उससे पहले तो आप थे 10 साल आपकी, अगर सिर्फ मैं इससे जस्ट पहले की बात कर लूं तो 10 साल आपकी हुकूमत रही, तब क्यों नहीं आप गरीबी कम कर पाए? तब क्यों नहीं? क्योंकि ये नारा तो इंदिरा गांधी ने भी दिया था और अब फिर से राहुल गांधी दे रहे हैं। कि आप ये बताइए 70 सालों में सबसे ज्यादा तो आप रहे हैं कुर्सी पर, आपने क्यों नहीं गरीबी कम कर दी? फिर जब दोबारा टर्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो गठबंधन सरकार थी, हमारी कई मजबूरियां थी, लेकिन हम जितनी चीजें लेकर आए, चाहे हम आधार कार्ड का मामला लेकर आए, चाहे एफडीआई को लेकर आए, बीजेपी की तरफ चाहे हम जीएसटी को लेकर आए, बिल्कुल इसी तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने हर कदम पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, और जब ये लोग सत्ता में आ गए तो सबसे पहले उन चीजों को लागू करने वाले यही लोग रहे। ये लोग 18% जीएसटी का विरोध करते थे, मैं आपके पास निकट लौटूंगी, मेरे और भी गेस्ट, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास, अनिमा मेरे साथ मौजूद हैं। अनिमा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आवाम से जुड़े हुए, जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर ना तो किसी रैली में, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं पर किसी तरह की कोई बात की ही नहीं जा रही है। बात यह हो रही है, अगर एक सबसे बड़ी पार्टी के जो लीडर हैं, जो सदर हैं पार्टी के, अगर वो ये कहें कि आप एक ऐसे पीएम को चुने जो पाकिस्तान को जवाब दे सके, तो क्या यही सिर्फ एक वाहिद मुद्दा रह गया है? इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कोई नहीं है मुद्दा, किसानों का मुद्दा कोई नहीं है, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, दलितों के, माइनॉरिटीज के इश्यूज कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक विकासशील, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के मुद्दे जो चुनाव के होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि क्या देश से बेरोजगारी कम हुई है, क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले हैं, क्या गरीबी कम हुई है, या उसके और क्या तरीके हो सकते हैं उससे निपटने के। लेकिन जैसे यहाँ पे चर्चा चल रही है कि पुलवामा पर या किसी तरह के जो सुरक्षा की बात जब चल रही है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये देश की सुरक्षा की बात है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। और पाकिस्तान हमारा जो है जन्मजात दुश्मन रहा है, वो दुश्मनी पर लेकिन उसे जिस तरह से भुनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यही मेरी बात है। मैं आपको बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, या तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, या दूसरी तरफ सिर्फ एक इन्फ्लुएंस की पॉलिटिक्स चल रही है कि हम आपको, अभी राहुल गांधी जी का न्याय जो स्कीम आई है, अगर उसका थोड़ा सा मैं थोड़ा बाइफरकेशन कर दूं तो 1 साल में 3.6 लाख करोड़ का वो वजन देगा हमारे बजट पे, और जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है उसमें तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या राहुल गांधी जी ने जब इतना बड़ा मुद्दा बताया देश को, बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन क्या उन्होंने बताया कि वो इसको किस तरह से अचीव करेंगे? ये इस तरह से आप सहानुभूति दे रहे हैं लोगों को, या आप ये बहुत अजीब सी बात है। जब गरीब की बात होती है तो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि पैसा कहां से आएगा। जब 7th पे कमीशन को लेकर जब लोगों की सैलरियां बढ़ाई जाती हैं, तब लोग ये नहीं पूछते हैं कि ये पैसा कहां से आएगा और किस तरह से आएगा, तब ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। जब 15 लाख रुपए का वादा किया जाता है, तब लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि पैसा कहां से आप लेकर आएंगे। जब 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाती है, तब लोग सवाल ये नहीं पूछते हैं कि नौकरियां जनरेट आखिर किस तरह से की जाएंगी। लेकिन जब यही बात किसी और पार्टी की तरफ से कही जाती है, कहा जाता है कि हम इस तरह से 20% सबसे गरीब लोगों को हम न्याय के जरिए ये बात करेंगे, तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बुशरा जी, एक बात मैं हमेशा के लिए क्लियर कर दूं जी सलाम के माध्यम से देश को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा था कि 15 लाख कैश में किसी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ये बात देश आज समझ ले। उन्होंने ये कहा था कि जितना काला धन विदेश में है, और ये पुख्ता बात है कि काला धन विदेश में है, वो अगर वापस आता है तो हर किसी के हक में 15 अमित शाह सेड इट्स अ जुमला।
मैं किसी भी पार्टी को ये खुली चुनौती देती हूं कि कोई मुझे ऐसा स्टेटमेंट दे दे जिसमें उन्होंने बोला कैश ट्रांसफर होगा। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ये समझने की कोशिश करें। उन्होंने बोला था हर एक नागरिक के हक का वो 15 लाख है, पर क्या वो हक हमेशा कैश में आएगा? क्या ये जो रोड का जो नक्शा बदल रहा है, जितनी तेजी से रोड बन रही है, हम इंडियन रेलवेज की बात कर ले, पहली बार ऐसा हुआ है कि बायो टॉयलेट्स लगे हैं, क्या हम उस पर बात कर ले? आपने कहा बुलेट ट्रेन गलत है, गलत क्यों है? हम विकासशील देश है, हम हर तरह से मूलभूत अगर हम समस्याएं लोगों की कम करेंगे तो हम देश को भी आगे लेके जाएंगे। जब वंदे भारत शुरू होती है तो आप उसमें अपग्रेडेशन तब करते हैं, आप अपग्रेडेशन तब करते हैं जब आपका बेसिक ठीक होता है। तो बेसिक रेलवे की आप ठीक है बुशरा जी, अब मूलभूत समस्याओं की बात कर लेते हैं, गरीबी पे बात कर लेते हैं। क्या बिजली पानी नहीं पहुंची है? 18,000 जो गांव को इलेक्ट्रीफाई करने की बात कर रहा है, पीआईबी की रिपोर्ट कह रही, सारे मंत्रालय कह रहे हैं, क्या वो बात गलत है? आप अगर ये बोलेंगे मंत्रालय की भी जो रिपोर्टें हैं वो गलत है, तो फिर हम किन रिपोर्टों पर? लेकिन हमारे साथ क्या होने चाहिए? मेरा सवाल तो यही है कि अगर आपने इतना काम किया है तो आप बता क्यों नहीं रहे अपनी रैलियों में? विकास के मुद्दे जो हैं जो होनी चाहिए रैलियों में, यही तो कह रही हूं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों चल रही है? पक्ष में है बीजेपी, विपक्ष में है कांग्रेस और तमाम तरह के गठबंधन ठगबंधन जो भी बन रहे हैं। आज सारी रैलियों में यही बात हो रहा है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा। इनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनको इन्होंने, रोज एक खबर आती, आज बीजेपी को ज्वाइन किया, आज कांग्रेस को ज्वाइन किया। देश कहां गया इसमें? देश के मुद्दे कहां गए? देखिए आरक्षण का मुद्दा, क्या आज कांग्रेस ये बात कर रही है? ये तो रह नहीं गया है, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। 33% आरक्षण की बात हुई थी महिलाओं की संसद में, क्यों इस पे जवाब नहीं दे रही है? क्यों बीजेपी से सवाल नहीं किए जा रहे हैं? क्यों कांग्रेस नहीं कह रही कि हम अगर सत्ता में आते हैं? और जो सवाल पूछे भी जाते हैं, ये पूछे भी जाते हैं, उनका भी जवाब नहीं दिया जाता है, ये भी एक मसला है। मेरे साथ राघवेंद्र दुबे साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं आपके पास आऊं क्योंकि आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी कई चीजों को लेकर। मेरे साथ उत्पल भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। उत्पल जी, क्या आपको ये लग रहा है कि पुलवामा जैसा एक अफसोसनाक एक इंसिडेंट होता है जिसमें हम इतने अपने जवानों को खो देते हैं, उसके बाद एयर स्ट्राइक होती है जिसको लेकर अपोजिशन भी सियासत करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम हुकूमत को देखते हैं उस पर सियासत करते हुए, क्योंकि जगह जगह हम ये देखते हैं रैली हो रही है, पीछे तमाम जो जवान हैं उनके पोस्टर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और अलग अलग जगहों पर रैलियों में होर्डिंग्स पर हम देख रहे हैं कि इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते और एक एक्स लेफ्टिनेंट जनरल होने के नाते आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 5 साल पहले कौन सा इशू में हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट आए हैं? सबसे बड़ा इशू था करप्शन। तो बहुत बहुमत जी अनप्रेसिडेंटेड बहुमत करके उसमें आए हैं। और आपने जो बोला ये तो बोला अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये जो ऑप्टिक्स है ना, ये हम और आप और इलेक्शंस कमिश्नर जो भी बोले ये इफेक्ट करता ही है। 71 ऑपरेशंस में हमारा प्रधानमंत्री उस टाइम में इंदिरा गांधी ने जो किया वो तो बहुत बड़ा चीज था, पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिए, उसका फायदा उसको नेक्स्ट इलेक्शन में मिला है। तो इधर भी इलेक्शंस में जो ऑप्टिक्स है, इसमें दुश्मन का एरिया में जो हिंदी का फ्रेज हुए तरह घर में घुस के मारेंगे, वो तो किया था। ये इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है 2008 में जब 11 आदमी अरब सागर पानी से आकर आपको कमर्शियल कैपिटल में 166 आदमी को मार के चले गए, तो हम लोगों ने फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ कर नहीं पाए। तो जो आदमी है जनरेशंस 2008 टू 2019 11 साल का फर्क नहीं। वी ऑल अप्रिशिएट दिस कि जो हुकूमत ने किया है, और शायद मुल्क का हर बाशिंदा जो है वो सरकार के साथ, हुकूमत के साथ, फौज के साथ खड़ा रहा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसको लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है और सिर्फ यही बातें जो की जा रही हैं वो बेहद अफसोसनाक हैं। राघवेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी की भी अगर हम बात करते हैं तो उस तरह से जो मुद्दे उठाने चाहिए उसको उठाने में
एक्चुअली पूरा अपोजिशन भी नाकाम रहा है। सरकार ने जो काम किए वो तो जिस तरह के बताने के लिए तो बहुत सारे बताते हैं, लेकिन जब बात रैलियों में इन्हें बताने की होती है या जब बात वाकई में से बताने की होती है तब कहीं पर इन्हें बताया नहीं जाता है। लेकिन ये आपकी भी नाकामी है अपोजिशन की कि आप सरकार को उस तरह से ना तो घेर पा रहे हैं और ना ही उन्हें जवाबदेह बना पा रहे हैं। देखिए, सरकार को लगातार हम घेर रहे हैं, लेकिन सरकार वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जिसका एक कान कटा होता है ना वो बच के जाता है, कि कहीं कोई देख ले कि इसका एक कान नहीं है, लेकिन जिसके दोनों कान कट जाते वो सीधा जाता है, वो जानते दोनों ही कटे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने उसी तरीके से बेशर्मी ओढ़ ली है और ये वही कर रही है। आप देखो कि चुनाव का मौसम चल रहा है और इस समय जो मुद्दे होने चाहिए, जनहित के मुद्दे होने चाहिए, वो बिल्कुल भी आपको मिलेंगे नहीं। सत्ताधारी पार्टी अब बात नहीं करेगी। 2014 का जब चुनाव हुआ था, आपने देखा ढेर सारे वादे हुए और लोगों को जो सपने दिखाए गए कि 2 करोड़ हम नौकरी हर साल देंगे, और आपने देखा पिछली साल जो नौकरी गई 1 करोड़ 10 लाख नौकरी चली गई। तो ये सरकार की अपनी उपलब्धि, अभी तो उससे विकासशील देश से भी चला गया, वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देश से भी हटा दिया है जी। तो इनको ये मोदी है तो मुमकिन है, मतलब विकासशील देश से हट गए। तो इस तरीके की अगर बातें हो रही हैं, बात ये हो रही थी कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, इनसे पूछ सकते हैं कि किसानों की आमदनी कहां दोगुनी होगी? बेचारों का जो पैसा लग रहा वही नहीं आ रहा वापस। तो 3 साल उस चीज को गुजर भी गए हैं, 3 साल निकल गए हैं, 6 साल की बात की थी। अब इनसे पूछें कि 50% आमदनी बढ़ी क्या? आप मुझे बताइए, आपने उन्हें क्यों नहीं घेरा? आपने उन्हें क्यों नहीं घेरा? आप ये बताइए, जो मुद्दे बीजेपी या जो मुद्दे हुकूमत सामने लेकर आती है, आप भी तो उसी पर जवाब देते हुए नजर आते हैं। आप क्यों नहीं काउंटर नैरेटिव तैयार करते? आप क्यों नहीं सरकार को जवाबदेह बनाते? अपोजिशन का तो काम ही होता है। अफसोस की बात यह है कि इस डेमोक्रेसी में, जो हेल्दी डेमोक्रेसी का एक नियम होता है कि अपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा अपोजिशन उतना ही कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बुशरा जी, एक दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं कि बहुत कुछ मीडिया के लोग छोड़ करके आप देखें कि मीडिया की खबर क्या चलती है। अगर मीडिया का अगर ओवरऑल निकाल लिया जाए तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट नहीं होती, कभी विकास पे डिबेट नहीं होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने स्मार्ट सिटी के 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी में आज स्थिति में नहीं है कि एक स्मार्ट सिटी का नाम बता सकें। इन्होंने जो गोद गांव लिए थे, बहुत प्रचार प्रसार हुआ उसका, आज कोई बताने को तैयार नहीं है कि वो आदर्श गांव बन गया है, आदर्श शहर बन गया है, कोई भी नहीं बना। एम्स की इन्होंने बहुत सारी बातें की, एक एम्स तैयार करके नहीं दे पाए। हालांकि नारा बहुत अच्छा है इनका कि 60 महीने वर्सेस 60 साल। अगर 60 साल में जो काम हुआ है, अगर इन्होंने इन 60 महीने में कर दिया तो बहुत सारे बिजली बनाने के संयंत्र, बिजली उत्पादन का जो प्लांट लगने चाहिए थे, नहीं लगे। कहीं आप बताएं शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने बना दी, कौन सा काम किया? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे मुद्दे, आप देखो पुलवामा के आगे सारी चीजें ढक गई, एयर स्ट्राइक के आगे ये अपने को ढकने लगे। जहां सेना ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कितने लोग मारे, उन्होंने कहा था कि मैंने एयर स्ट्राइक बिल्कुल निशाने पे किए। बिल्कुल सही बात है, हमारा गिनने का कोई काम नहीं है, लेकिन ये तो गिनती भी बताने लगे कि उन्होंने कहा 300 मारेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बता रहे अमित शाह, और जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, वो कह रहे 400 मरे। तो ये इस तरीके की, क्योंकि इनको इसका लाभ उठाना। चूरू में आपने देखा कि जनसभा हुई, जनसभा में वोट मांग रहे हैं और पीछे प्रधानमंत्री के आपने देखा कि फोटो शहादत जिनकी हुई है, उन्हें जवानों की फोटो लगी हुई है। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से लगातार सबूतों की बात की जा रही, वो भी तो अपोजिशन की तरफ से सियासत हो रही है। लगातार पहली सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे गए थे, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत मांगे गए। मेरा सवाल ये है कि आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने के नियम कानून होते हैं, एक तरीका होता है सवाल पूछने का। आप फौज पर सवाल नहीं पूछ सकते। आप ये पूछ सकते हैं कि भाई वहां तक आरडीएक्स कैसे पहुंचा, ये फेलियर किसका है, किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे, ये सवाल आपका पूछना लाजिम है। देखिए आप कह रहे हैं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने, जो बहुत सारे लोग सेना पे, बिल्कुल किसी को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सेना हमेशा से हमारी शक्तिशाली रही है और सेना के बलिदान और शौर्य पे कोई नहीं करे। लेकिन दिक्कत क्या है, जब इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं और आरडीएक्स कहां से आए, इस बात पे होता तो आज तक
इनकी क्या भारत सरकार की चूक नहीं है? अगर ये एयर स्ट्राइक, आप भी उन्हीं के बिल्कुल इसलिए पूछा। देखिए एयर स्ट्राइक की जब बात हुई तो एयर स्ट्राइक का ये श्रेय लेने लगे। क्या जिम्मेदारी 44 सैनिकों की शहादत की ये नहीं लेंगे क्या? अगर ये होते, राजनीति किसने शुरू की? इन्होंने की। अगर आप देखिए इनकी शहादत की बात करें, साक्षी महाराज जिस तरीके से सब वहां पर खड़े होकर, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। निखत, आप जवाब देना चाहेंगी? पहले तो यहाँ पर भाई साहब ने बात करी एजुकेशन की, तो इन्हीं के नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह जी यादव, तो वो तो ये तो चाहते ही नहीं कि एजुकेशन सिस्टम आए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, वो उनका खुद का बयान है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा घर जाकर, कि अगर एजुकेशन आ जाएगी यूपी में, लोग पढ़े लिख जाएंगे, तो यहाँ पर कोई हमें वोट ही नहीं देगा, पहली बात। फिर यहाँ पर बात उठी बेरोजगारी की, तो एक सेकंड देखिए, आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, देखिए आपके बीच में नहीं बोली साहब, आपके बीच में नहीं बोली, मेरी बात सुनो, मैं आपको मौका दूंगी, चिल्ला पाऊंगी, आपने बहुत झूठ बोला, राघवेंद्र जी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले। राघवेंद्र जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मेरे बहस का नियम नहीं है, एक एक करके बात रखें। बोलना था, बेरोजगारी की यहाँ पर बात हुई, अगर बुशरा जी इन सभी को पता होगा कि 1.8 करोड़ ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एनरोलमेंट हुई है 2018 में, इसका मतलब क्या है? जॉब्स बढ़ रही हैं, ठीक है। 6.5 लाख से ज्यादा नई प्रोफेशनल्स आईटीआर फाइल हुई है, इसका मतलब क्या है? एजुकेशन भी बढ़ रही है प्लस जॉब्स भी बढ़ रही हैं। और जो मैंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब और सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, मतलब जॉब्स बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ 2 सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, ये बड़ी डींगे हाँकते हैं काम की, एक बात बताइए, देखिए राहुल गांधी जी का तो इस समय ना वो हाल है कि काबा छोड़ के काशी के फैन हो गए हैं, और ये एक लौते हो गए हैं जो राम मंदिर के, गलत बात, किसी को लेकर भी जाति हमला किसी को लेकर गलत बात, आपके बीच में नहीं बोली सर, आपके बीच में गलत बात। और आप जो कंपैरिजन कर रही हैं, कंपैरिजन करें, आई वुड नॉट टेक दैट, काबा और काशी, आई वुड नॉट टेक दैट, क्योंकि देखिए भाई साहब, आप चुप हो जाइए, आपसे ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी, जानती हूँ मसेरे भाई हो गए हैं चोर। अब 2 मिनट मेरी बात, चोर राफेल की चोरी कर ले गए, चोर भाई साहब, सीएजी रिपोर्ट देख लो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है आप, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है आप, यहाँ तो कम से कम आवाम के मुद्दे उठने दीजिए, यहाँ तो कम से कम आवाम के मुद्दे उठने दीजिए, कहीं और तो उठ ही नहीं रहे हैं, मुझे कम से कम बात तो कर रहे हैं, बात करने दीजिए। 4 काम गिनवा दे, सिर्फ 4 गिनती, ये 55 साल रहे हैं सरकार में, सिर्फ 4 काम जो महिलाओं के इन्होंने हित में करे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करे और जिससे बेरोजगारी खत्म, ये सिर्फ 4 काम अगर गिनवा देंगे तो मैं इनकी बात पे हाँ में हाँ मिला। आप जवाब दीजिए विजय, अब गिनवाइए सिर्फ 4 काम गिनती के। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पहले बताइए। मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता को इतिहास के बारे में शायद आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, 4 काम गिनवा दीजिए बस महिलाओं की सुरक्षा के, बताइए, बिल्कुल बताइए। देश को संविधान कांग्रेस की देन, देश की आजादी में कांग्रेस का भैया महिलाओं के 4 काम, अरे सुनिए ना, उसी में तो बता रहा हूँ, ये संविधान, आप संविधान में उठाकर देख लीजिए ना कि महिलाओं को जो जितने भी अधिकार, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो बराबरी का अधिकार हो, महिलाओं को ये सब हमने दिए हैं, ये सब कांग्रेस ने दिए। अच्छा, आपने कैसे दिए? मैं पढ़ी हूँ, आपने पढ़ाया था, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया था, वेरी गुड, अपने सरकार के 4, वेरी गुड, ये जेएनयू किसके नाम पर है, किसने बनाया? अरे आपकी घोटालों की सरकार है, तो निखत सब कह सकते हैं कि आज देश की जनता से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जुमलेबाजों की सरकार खुद शहीदों के नाम पर राजनीति करती है। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, इन्होंने पूरे देश में शहीद चिल्लाकर खूब नोटंकी की। चलिए बताइए, पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? 4 का अरे आपकी घोटाले सरकार देश के अंदर घोटाले कर रही है। नहीं, एक मिनट रहने दीजिए। देखिए मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा टाइम खराब हो रहा है। जो महिलाओं को निघात विजय जी, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, राजनीति में 50% रिजर्वेशन देंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा है। एक मिनट, आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए, निघात विजय जी,
MP सबसे ज्यादा इनकी बात मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, देखिए मुझे 72,000 रुपए जो दिए मैं ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आप लोगों का। आई हैव टू बी रियली रूड देन। कांग्रेस आप मुझे ये करने पे मजबूर ना करें, आप मुझे करने में मजबूर ना करें। कम से कम यहाँ तो आवाम के मुद्दे उठने दीजिए। यहाँ पर भी आप लोग जाति लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय जी एक मिनट मैं आपके पास अनिमा को जाना है, चलिए अनिमा को जाना है और मैं अनिमा के पास लौटना चाहूंगी और फिर उसके बाद मैं उत्पल जी के पास लौटूंगी। इनसे मैंने जिनके पास में सबसे कम गई हूँ। अनिमा, आपने देख लिया कि यहाँ पर किस तरह से एक तूती मैमे की जो लड़ाई है वो होती रहेगी। वो उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे कहेंगे 5 साल में आपने क्या किया, उनसे कहेंगे आपने 55 साल में क्या किया। और इसी सबके बीच, इसी लड़ाई के बीच जो असल मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। और यही सियासत है और यही सियासत को मंजूर है और इसी तरह से वो आवाम को मजबूर करते हैं। बहुत दुर्भाग्य है देश का कि इस समय जो राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की हो रही है, सत्ता पक्ष का लालच है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह से बिल्कुल ही लूज स्टेटमेंट्स बोल दिए जाते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा पर हो या सेना पर हो। आज देश इस मुकाम पे खड़ा है जहां पे बहुत युवा है हमारा देश, मतलब पूरे विश्व में अगर देखें तो आप इस बार भी देख लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा नए जो पहली बार है। और जब वो वोट करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं अपने सामने? राजनीति जो एक गंदा शब्द बन गया है, जहां पे सिर्फ कीचड़ उछाले जा रहे हैं। कोई एमएलए ऐसी टिप्पणी कर देता है, कभी कभी बड़े बड़े नेता ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। आप बताइए आज इस देश में हमें सोनिया गांधी को नाचने वालों से कंपेयर कर दिया जाता है, मतलब हद शर्मनाक है ये। किसी के भी इतिहास में जाके किसी का इस तरह से खंडन करना, किसी के चरित्र का खंडन करना बिल्कुल आपत्तिजनक है और इस देश की संस्कृति के विपरीत है। आज समय यह है कि हम पहले तो भारत की मूलभूत समस्याओं की बात करें, फिर वो चाहे गरीबी हो, रोजगार हो या पर्यावरण हो। क्यों हम ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की दिक्कत है। हमें नदियों के साफ करने की जरूरत है। क्यों हमारी रैलियों में ये बात उठ के नहीं आ रही है? क्यों ये बात नहीं आ रही है कि अभी जो रोजगार है, जिसके आयाम बदले हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, वो क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? क्यों युवा को वो रोजगार मिलना चाहिए जिसको जानता है? आप एक ही मुद्दा उठाते हैं कि रोजगार नहीं है, सरकारी, तो क्या सरकारी नौकरी ही नौकरी रह गई? क्या इतने बड़े देश को सच में मुमकिन होगा कि हर कोई सरकारी नौकरी लेके बैठे? इसी तरह जब किसी भी तरह अगर आज देश नरेंद्र मोदी कह रहा है कि वो फिर से वापस आ सकते हैं, और विपक्ष, पहले तो हम डिफाइन कर लें कि विपक्ष कौन है। आज के समय में इतने ज्यादा गठबंधन बन गए हैं, यूपी से लेके राजस्थान से लेके हर जगह, समझ ही नहीं पा रहे विपक्ष कौन है। एक पक्ष है वो हमें पास में आ रहा है। देखिए हमें ये समझने की पहले बात तो हम ये डिफाइन कर लें। जब 2014 में चुनाव हुए थे, अन्ना हजारे का मूवमेंट था भ्रष्टाचार पे। आज भ्रष्टाचार पे आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अच्छा किया जो राफेल पे सवाल उठाया, लेकिन आपका सवाल पहले कीमत पे था, आज आप पेपर पे आ गए। क्यों इतना डावाडोल है आपकी सियासत, आपकी राजनीति? 55 साल आप इतने ज्यादा मतलब पॉलिटिकल नोविस की तरह सामने आ रहे हैं। आपने इतने साल क्यों? क्योंकि आपका जो नेता है वो राहुल गांधी है, जो कि नहीं इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। ये आवाम बोल रही है, मेरा एनालिसिस हो सकता है, मेरी बात नहीं है। ये इस देश की आवाम बोल रही है कि जिस तरह की रैलियों में छोटी बात एनालिस्ट है, जिस तरह स्टेटमेंट दे रही है, जिस तरह आप एक स्टेटमेंट ऐसा प्रधानमंत्री चाहता है, ये डेमोक्रेसी है, ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अपोजिशन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने, और आप कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, तो ताजपोशी क्यों की थी? इलेक्शन करवा देते, पर्यावरण के मुद्दे की बात कर लें। ये पर्यावरण की बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज जब कुंभ मेला होता है तो उससे 2 बातें होती हैं। कुंभ से हमारी संस्कृति वापस आ रही है और उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि गंगा कितनी हद तक साफ हो गई है। अगर कभी कुंभ नहीं हुआ क्या? एनसीआर को देखिए, पहले अच्छे तरीके से पर्यावरण के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एनसीआर को ऑक्सीजन देने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। जो वहाँ कल्पवासी थे कुंभ में, उन्होंने धरना दे दिया था। देखिए, चिल्लाने से आपके मुद्दे साफ नहीं होंगे। चलिए, इतनी सहिष्णुता रखिए। आप लोगों के पास इतनी सहिष्णुता रखिए। लौटूंगी विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि अनिमा को जाना है जी। कि देश की आवाम क्या कह रही है सुनिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। वोट हम सब डालेंगे, सोच के डालिए अपना वोट। आपका वोट कीमती है। चुनाव जाहिर सी बात है और ये जरूर देखने की बात है। ये 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है जनता को, और ये उसे डिसाइड करना है। अब जो है वो जनता जो है राजा है,
क्योंकि उसे डिसाइड करना है कि उसको चुनकर किसको भेजना है। उत्पल भट्टाचार्य जी, क्योंकि आपसे मैं इसलिए जानना चाहती हूं कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे हम फौज की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक अलग तरह की, एक नई तरह की सियासत जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अगर कहा जाए कि आप एक ऐसा पीएम चुने जो सिर्फ एक ऐसा पीएम चुने आप जो पाकिस्तान को जवाब दे सके, ये पार्टी का अगर सदर बोल रहा हो तो आप किसे कितना जायज मानते हैं? यानी कि इसके अलावा कोई और मुद्दे नहीं रह गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देना, हिंदुस्तान के अवाम को देना ही नहीं है। देखिए, ये वो लोग इसलिए श्रेय है जो इसका डिग्री ऑफ टॉलरेंस सबसे अच्छा है। बीजेपी का ही अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बताए थे इंदिरा गांधी को, दुर्गा माँ 1971 का, उनका सेंटेनरी हो गया 2017 में। शी वॉज बोर्न इन 1917 जी। इंदिरा गांधी का she was assassinated on 31st October 1984 जी। ये 31st अक्टूबर को खत्म करने के लिए सरदार पटेल was also a leader of Congress. His birthday also हम लोग उसी दिन पूरा देश करते थे, लेकिन उस बर्थडे को हाईलाइट किया so that इंदिरा गांधी this thing is diminished. इंदिरा गांधी का माफिक लीडर को इस कंट्री ने सेंटेनरी नहीं बना पाया, छोटा सा कांग्रेस का। ये दैट एक मैनेजमेंट में बहुत खराब एक वर्ड है, निजी साहब। तो नाउ आई गॉट यू सन ऑफ ए बी का मतलब हम नहीं बताएंगे। ये दिस इज द एटीट्यूड। एंड जो ऑपोजिशंस है वो भी उसमें खेल रहे हैं। ऑपोजिशंस भी एक दफे भी पूछा कब ये इंडिपेंडेंट इंडिया में 4 सीनियर जजेस they combined together and spoke against the state. जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जी। कब 2 टॉप सीबीआई ऑफिशियल्स, डायरेक्टर एंड द नेक्स्ट मैन, इस तरह की लड़ाई हो against anything and the CBI's credibility is in the dust. जी। कब एक सरकार का टेनियर में 3 आरबीआई गवर्नर, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मार्केट, पैसा का वैल्यू कैसे ठीक रहेगा? 3 times. They have done some great jobs also. There is no denying to that. So BJP must highlight these things. जी. The oppositions must bring out these points. The irony is उत्पल जी, irony ये है कि जो इससे पहले सरकारों ने किया उसको जो अब की सरकार है वो कहती है कि 55-60 सालों में कुछ किया ही नहीं गया। जो अब 5 साल की हुकूमत है उसको कांग्रेस कहती है कि इन 5 सालों में कुछ किया ही नहीं गया। तो यही दरअसल परेशानी है। बुस्रा जी, द मेन पॉइंट इज जब आप 2014 का चुनाव प्रचार कर रहे हैं तब पिछली 55 साल का बारे में जो मर्जी बताओ जी। 2019 में जब आए हैं तो तब तो आप अपने 5 साल किया बताइए, क्यों सीनियर जजेस को ऐसा करने पड़ा, क्यों सीबीआई में ऐसा हुआ, क्यों आरबीआई गवर्नर इसका बीच में 3 हो गया, 4 होने वाला था, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इतना बेरोजगारी ज्यादा हो गया, क्यों अनहैप्पी है, हैप्पीनेस इंडेक्स। हमारा राज्य में सब खुश होना चाहिए। नहीं तो जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है उसमें तो हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स हैज गॉन डाउन। जी, वही तो मैं बता रही हूँ। यही आदमी सब टेंस है। ये कौन सा राज है? कुछ किया भी है, बहुत कुछ काम इसमें कोई नहीं। ऑफ कोर्स कौन डिनाई कर सकता है? 5 साल में कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जिसने कुछ न किया हो? उसका हाईलाइट कीजिए। लेकिन परेशानी यही है, खुद उसको बताइए क्यों नहीं कर पाया और उसके लिए कैसे उसको सुधार लाएंगे। दैट इज द एक्चुअल पॉलिटिक्स। उसी में मुल्क आगे जाता है। एक करके राघवेंद्र जी आपसे शुरुआत करके फिर मैं निखत के पास आती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने माहौल बनाया हुआ है और सारा माहौल इस तरीके से बनाया कि प्रतीकात्मक राजनीति हुई, कभी गाय की राजनीति हो गई, कभी मंदिर की राजनीति हो गई, सेना के पीछे छुपने का काम किया, कभी किसान को 500 रुपए महीने दे करके बहुत बड़ा काम किया। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से 72,000 की जब बात कर दी कि साल में देंगे गरीबों को, तो ये पूछने लगे कहां से आएंगे भैया, आके रोड मैप बताइए। तो आपने 10 करोड़ नौकरी देने का वादा कैसे कर दिया था? कौन सा रोड मैप था? नौकरी चली और गई। 45 साल में खुद सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। भुखमरी में जहां पेट भरने में पहले 55 में नंबर पे था, अब 103 में, हैप्पी इंडेक्स में हम नीचे चले गए।
पाकिस्तान की श्रेणी में हो गए, अब हम विकासशील देश भी नहीं रहे। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरीके, जबकि आप देख रहे हैं कि सेना के जवानों पे जो हमला हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कारगिल युद्ध में जितने सैनिक मारे गए उससे ज्यादा मर गए उसमें। तो ये लोग फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं। एक सैनिक वापस आता है, लेकिन 44 जवान जो शहीद हुए उनका गम नहीं है, लेकिन एक जवान वापस आया तो ऐसे दिवाली मनाई गई कि जैसे सारा पाकिस्तान जीत लिया हो। तो इस तरीके की ये केवल इसको वोटों की राजनीति में उसको तब्दील करना चाहते हैं और हर चीज राजनीति हो गई। अब 2014 का घोषणा पत्र पर उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? और आपने देखा होगा जो इनका घोषणा पत्र, जो भी बजट पेश किया गया है, उसमें 50% से योजना ऐसी थी जो बिल्कुल धरातल पे आई, क्या शुरू ही नहीं हुई। और इन्होंने वादे इतने कर दिए लंबे तो बिल्कुल। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक काम नहीं, ये एक काम बता दें आप, पूरे घोषणा पत्र में एक काम बता दें। आपको चुनौती है, घोषणा पत्र में अगर एक काम बता देंगे ये, तो हम जान जाएंगे कि 5 साल में एक काम कर लिया। बताइए एक काम। शौचालय ये ना बना पाए पूरे, ओडीएफ घोषित कर दिया। आपने देखा बिहार में जिस तरीके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आई, वह गड्ढा नहीं होगा, उन्होंने बता दिया शौचालय हो गया। और उज्ज्वला योजना में विजय जी के पास फिर आपके पास दोनों का जवाब दीजिएगा एक साथ जी। अभी पर्यावरण की बात उठ रही थी और हर आदमी के लिए उतना ही जरूरी है जी। पानी की बात हो चाहे वो हवा की बात हो, 2 मुद्दे उठाऊंगा। गंगा सफाई अभियान के नाम पर नमामि गंगे योजना में 20,000 करोड़ का बजट रखा, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। और नतीजा ये है कि आज भी गंगा मैली की मैली है। अभी जो उसकी जो जांच रिपोर्ट पानी की आई है उसमें कॉलीफार्म 3.8 करोड़ से बढ़कर 14.8 करोड़ रुपए, 14.8 करोड़ हो गया है कॉलीफॉर्म की जो उसमें तादाद है। बीओडी लेवल बढ़कर 46.854 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है। ये तो गंगा की बात रही। जो हमारे एनसीआर को ऑक्सीजन देती है, अरावली की श्रृंखलाएं, उनको बर्बाद करने के लिए इस भ्रष्ट सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। पीएलपीए एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, जिनको कि हमारा दुश्मन कहा जाता है। उन्होंने अरावली की श्रृंखला के लिए, शिवालिक की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए कानून बनाया था, पीएलपीए एक्ट। उसमें भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने हजारों करोड़ कमाने के लिए, क्योंकि वहां एक लाला रामदेव ने कई 100 एकड़ जमीन खरीद ली अरावली में, तो इन्होंने उस पीएलपीए एक्ट में संशोधन कर दिया। और जब संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि जी वाह, हमने तो ये सारा अवैध निर्माण ही रेगुलराइज कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट आराम से घर सो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ मारी और कहा कि अवमानना के लिए तैयार हो जाइए, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी इस कानून में संशोधन करने की। तो ये देखिए, दिल्ली और फरीदाबाद आए दिन किसी ना किसी तरीके से प्रदूषण में नंबर 1 रहते हैं। और यहाँ जो इस क्षेत्र में जो ऑक्सीजन का अभी भी जो थोड़ा बहुत लेवल बचा हुआ है, वो अरावली की श्रृंखलाओं के कारण है। उसको भी लेकिन आपने गंगा की आपने बात की, तो प्रियंका गांधी तो घाट घाट घूम के उन्होंने तो पूरा प्रमोशन किया है बीजेपी का, ये बताया कि देखिए घाट कितने साफ हैं। तो उन्होंने चुना क्यों? अगर वो इतनी मैली है गंगा, तो उन्होंने दिखाया। गंगा के घाट की बात नहीं कर रहा मैं, गंगा जल की शुद्धता और सफाई की बात कर रहा हूँ। प्यास साफ जल से मिटेगी या घाट से मिटेगी, आप ये देखिए। तो पीने का पानी और ये अरावली की श्रृंखलाएं। एक मिनट आप जवाब दे दें, मेरे पास वक्त की बहुत कमी, मुझे वाइंड अप करना है। इन्होंने टॉयलेट्स की बात करी, पहले मैं बता दूं, टॉयलेट्स की नहीं बात की, देखो यार सुनने तो विजय जी वक्त की कमी है, 2 मिनट बोलने दो, चुप हो जाओ प्लीज। हाँ, टॉयलेट्स की बात करी तो प्लीज रिपोर्ट चेक करके आओ, 9 करोड़ टॉयलेट्स बन गए हैं। और मैं ये इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। दूसरी बात सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपके बिना बीच में फिर आपने बात करी गंगा की, नमामि गंगा की। आप सैनिटेशन यूपीए की सरकार में पता है क्लीनलीनेस क्या थी? 38%, हमारी सरकार में 92% है। अब बात करते हैं काम की। मुद्रा योजना के तहत जितनी महिलाओं को लोन मिले हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर पाई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भैया आपके साथ आपके बीच में नहीं बोलती, तमीज रखिए थोड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी सरकार में 77 नंबर पे आ गई, जो आपकी सरकार में 143 थी। अब छोटा सा एक सवाल, पिछला सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। भैया प्लीज 2 मिनट चुप हो जाओ यार, मेरा नाम नहीं खाता, बात है मैं बोल रही हूँ, आपके बीच में घुस रहे हो। चलिए एक मिनट भैया अमेठी में बुशरा जी बताइए, प्रदूषण से जनता अमेठी में जब हमारे स्वर्गीय पूर्व सीएम हमारे पारिकर साहब जब गए थे अमेठी में, तो उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने क्या देखा कि 25,000 लोग कम से कम ऐसे थे जिनके पांव में चप्पल नहीं थी। इलेक्शन के बाद उन्होंने वहां पर गरीबों को चंदा इकट्ठा करके चप्पलें भिजवाई हैं। इन्होंने अमेठी का सिर्फ 2 काम मुझे गिनवा दे जो इन्होंने करवाया, सिर्फ 2, अब 4 नहीं बोल रही।
वही है ना दो जिससे काम एनसीआर की जनता मर रही है। सिर्फ दो काम अमेठी के दिलवा दो। या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।